हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बस 24/7। आज हम बात करेंगे एएफएम के मॉड्यूल ए के यूनिट 3 की मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और रिकॉर्ड कीपिंग बेसिस देख लिया था। आज हम देखेंगे अकाउंट कैटेगरीज एंड डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट, और इसके बाद हम तीसरे पार्ट के अंदर देखेंगे अकाउंट्स एंड कॉलमर अकाउंटिंग मैकेनिज्म, जनरलाइजिंग और एमसीक्यू। जनरलाइजिंग भी लगभग हमने कर ही लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, लेकिन इसको दोबारा करेंगे। और एमसीक्यूज के अंदर हम देखेंगे कि एग्जाम के अंदर किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अकाउंट की कैटेगरीज। अकाउंट्स 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के अंदर आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर टेंजिबल अकाउंट्स और इंटेंजिबल अकाउंट्स रियल अकाउंट्स के पार्ट हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। अब ये जो पूरा चार्ट है ना, ये पूरे चार्ट के अंदर भी कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ये 3 ऑप्शन दे देगा, साथ में एक टेंजिबल या कोई भी एक रख देगा, तो आपका उसमें देखना होगा कि कौन सा पर्सनल अकाउंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। फिर ये क्वेश्चन दे देगा कि रियल अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल अकाउंट। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, 3 ये डाल देगा, एक टेंजिबल इंटेंजिबल डाल देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू में भी करवाऊंगा। मतलब जितने तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे मेरे से, तो वो सभी मैं एमसीक्यू नेक्स्ट पार्ट के अंदर एमसीक्यू में करवा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो नेचुरल पर्सनल क्या होता है, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल पर्सन वो पर्सन जो कि गॉड ने बनाया है, जैसे हम सभी को भगवान ने बनाया है, जैसे राम श्याम गीता सीता, तो वो सबके है नेचुरल पर्सन अकाउंट। पर्सन हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर्स अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, जैसे राम मोहन गीता सीता महेश रमेश सुरेश सौरभ मित्तल, जो भी है मतलब सब इस तरह के पर्सनल अकाउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल वर्ड क्या है, मतलब कि जो गॉड के द्वारा नहीं बनाएगा, लेकिन हम इंसानों ने उनको बना दिया। जैसे अब ये कंपनी कोई होती है, ये कंपनी है, जैसे कंपनी की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट तो वो भी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो दीज अकाउंट्स include the account of corporate bodies, institutions that are recognized as person in business dealing। ठीक है, एग्जाम्पल बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, लिमिटेड कंपनीज अकाउंट। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल अकाउंट है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसमें देखो, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। दीज अकाउंट्स आर many in number and the same nature. The amount standing against these accounts are added and put under one common title. For example, rent outstanding account, interest outstanding, rent prepaid, interest received in advance। ये क्या बोल रहा है कि ये वो रिप्रेजेंटेटिव, क्या रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से पता चलता है, जैसे कि ये वो अकाउंट है जो कि जैसे अभी अपने को इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है, जैसे एग्जांपल से समझोगे थोड़ा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब बिजनेस के अंदर कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पड़ा है, जैसे हमको, जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 लोगों से हमने कुछ लोन पे पैसा लिया था। ठीक है, अब इससे लिया 10,000, इससे लिया 5,000, इससे लिया 7,000, इससे लिया 2,000। ठीक है, इनसे 4 अलग अलग तरीके पैसा लिया। ठीक है, अब इसका कुछ XYZ कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे अब इनको जो सालाना ब्याज हमको देना होगा, उसको हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। मतलब इंटरेस्ट इसको देना है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर हम एंट्री करते रहेंगे ना। जैसे इसको हमने 6 महीनों में इंटरेस्ट देना है, मतलब इसको भी सेम टाइम इंटरेस्ट देना, तो सारा पैसा हम कहाँ डालेंगे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको इतना इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना है। ठीक है, तो ये किस टाइप का अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट, फिर रेंट का भी ये सेम है कि रेंट हम मल्टीपल लोगों से भी अपने प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, या किसी भी चीज का रेंट, जैसे गोडाउन का कोई रेंट है, तो वो किस में डालेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग। मतलब द अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट दीज अकाउंट्स आर एडेड, मतलब वो बोल रहे हैं ना कि ये इस अकाउंट में सारी
अमाउंट को ऐड कर देना है एंड पुट अंडर वन कॉलम टाइटल। अब इस अकाउंट, जैसे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलेगा कि हमको टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हमको पता लगेगा, ठीक है। और आगे चलेंगे अभी और आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है कि जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है। तो these are accounts of such things that are tangible which can be seen, touched, felt physically. एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ठीक है। तो जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब क्या है? बिजनेस की एसेट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो वो क्या हुए? रियल अकाउंट के टेंजिबल अकाउंट्स हुए। अब है इनटेंजिबल अकाउंट्स। अब इनटेंजिबल जैसे नाम से लग रहा है कि टेंजिबल का अपोजिट है, ठीक है। तो जिसको हम टच नहीं कर सकते, these accounts represent such things that cannot be touched. Of course they can be measured in the terms of money. मतलब ये बोल रहा है कि उसको पैसों के अंदर मेजर किया जा सकता है लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता। जैसे कि गुडविल। अब एक बिजनेस की गुडविल की वैल्यू होती है। जैसे अब एक एप्पल कंपनी है, ठीक है। तो एप्पल की ब्रांड है, एप्पल एक इतना बड़ा ब्रांड है क्योंकि उसके फोन महंगे आते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल है, लोगों को विश्वास है कि भाई वो एक जो फोन है वो उसके जो भी फीचर है XYZ, कि भाई उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, उसकी ये फीचर है, सेफ्टी है, ये जो भी XYZ वो क्लेम करता है, तो वो क्या उसकी गुडविल। अब एप्पल, अब गुडविल एक अलग चैप्टर है, मतलब गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वो अलग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन वो जेईबी का पार्ट भी नहीं आपके सिलेबस का। लेकिन बात यह है कि गुडविल की एक वैल्यू है, वो वैल्यू को मनी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस के लिए क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है। फिर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे कोई लोगो होता है कंपनी का, ठीक है। जैसे अभी कोई लावा का फोन है फॉर एग्जांपल, जैसे लावा। अब लावा का फोन अभी इतना उसका गुडविल वैल्यू नहीं है, या उसके ट्रेडमार्क, उसके लोगो की इतनी वैल्यू नहीं जितनी की किसकी है? एप्पल की। क्योंकि एप्पल का फोन महंगा है क्योंकि उस पर एप्पल बना है, ठीक है। वो अलग बात है कि उसके फीचर्स अलग हैं लेकिन उसकी ट्रेडमार्क की वैल्यू है, ठीक है। फिर पेटेंट राइट्स। अब पेटेंट राइट्स क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो किसी फर्म ने या किसी कंपनी ने ऐसी इनोवेट कर दी जो अभी तक दुनिया में कहीं और नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उस चीज को फर्स्टली करने का, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब जो उसने पहले बना लिया तब उसका कोई डिजाइन कॉपी ना कर पाए, ठीक है। तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए रहता है, तो वो पेटेंट राइट्स भी के उस कंपनी के या उस फर्म के लिए इंटेंजिबल अकाउंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है मतलब उसकी, ठीक है। तो ये इस तरह के अकाउंट्स को जिसको फिजिकली टच नहीं कर सकते लेकिन उसको मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल अकाउंट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। Nominal accounts are opened in the books to explain the nature of the transactions. For example, in a business, salary is paid to the employees, rent is paid to the property owner, wages to be paid to worker, commission to be paid of salesperson. Then, in fact, cash goes out the business, that is real, but the salary, rent, wages, commission, etc. such do not exist. These accounts are open to explain how the cash has been spent. अब क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो जितने भी खर्चे, मतलब एक्सपेंसेस और गेन्स, मतलब जो प्रॉफिट है, उनके जो भी अकाउंट है, मतलब कैश जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है ये नहीं पता चल रहा। जैसे सैलरी अकाउंट है, अब सैलरी है, अब अपने 10 इंप्लॉइज होंगे, ठीक है। अब उन सबकी सैलरी एक किस में जाएगी? सैलरी पेड अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो ये सैलरी पेड अकाउंट क्या हुआ? हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब हमने सैलरी किस में दी? कैश में दी। अब हमको कैश अकाउंट देख के तो पता चल जाएगा कि भाई सैलरी गई है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट से पता चलेगा कि सैलरी किसको और कितनी गई है, ठीक है। तो ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। अब कमीशन गई है किसी को, कमीशन, तो वो कमीशन अपने ब्रोकर को देंगे या सेल्स पर्सन को देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के अकाउंट्स को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस को कवर करता है और इनकम और गेन्स के, ओके। तो यहां तक हमने अभी तक अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट देख लिया, ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स। अभी दोबारा आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे अकाउंट क्या 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या था?
कि किसी का इंडिविजुअल नाम से खाता, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? कंपनीज, कंपनीज, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन का खाता, इंस्टीट्यूट, तो उनके अकाउंट्स को बोलते हैं आर्टिफिशियल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की ऐसे अकाउंट जो कि पूरे एक लार्ज सेगमेंट को डिस्क्राइब करता है, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेड अकाउंट, एडवांस एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। उसके बाद टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट क्या था? जिसको वो अकाउंट, वो एसेट्स बिजनेस की जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा। उसके बाद इंटेंजिबल अकाउंट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ओके। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को कवर करते हैं, मतलब उसको, उन अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट एक्सेट्रा, ठीक है। और इनकम अकाउंट, जैसे प्रॉफिट कोई भी हो रहा है अपनों को तो वो इनकम, मतलब कहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे हम कुछ पैसा इंटरेस्ट पे दिया तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे, एक सेकंड, डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट, कि हम इन सभी अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स की उन्होंने बात करी, तो इसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट की कैसे करते हैं, हर अकाउंट का टाइप अलग है, हर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। द टू साइड्स ऑफ अकाउंट आर आर्बिट्रेरी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है कि ये जो दोनों साइड हैं अकाउंट की, क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट, ये क्या है? हम लोगों ने ही डिजाइन किया है, मतलब इसको मनमाने तरीके से डिजाइन किया गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। एंड द राइट साइड ऑफ इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, ठीक है, राइट साइड ऑफ क्रेडिट साइड। द एंट्री ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंट्री, ठीक है। अब ये XYZ कोई अकाउंट है, तो उसके जो लेफ्ट साइड में ये एंट्री हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेबिट एंट्री है ये, ठीक है। और मेरे लिए डेबिट, या फिर उसको सिर्फ डेबिट बोलेंगे। द एंट्री ऑफ राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट एंट्री और क्रेडिट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट एंट्री है, XYZ अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट एंट्री है या फिर क्रेडिट है, ठीक है। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिटिंग द अकाउंट, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि अकाउंट को डेबिटिंग किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग द एंट्री ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिटिंग द अकाउंट। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, मतलब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। कल को MCQ में भी ऐसे बोल देते हैं कि वो उसने एक अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड में एंट्री करी, तो उसका क्या मतलब हुआ? डेबिटिंग द अकाउंट, क्रेडिटिंग द अकाउंट, बोथ द अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे भी वो फंसा सकता है ऑप्शन देके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम कई बार क्या होता है, इजी होता है, लेकिन अपने ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होते तो अपने उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स इज द अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे बता रखा है कि यहाँ पे 7,000 रुपए क्रेडिट है XYZ अकाउंट में और 5,000 रुपए डेबिट है, तो 2,000 रुपए क्या है हमारा? बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम मींस द रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स, रिसीविंग द वैल्यू एंड गिविंग द वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है, तो वो दोनों एंट्रीज को, डेबिट और क्रेडिट को लेके चलता है, ठीक है। तो और इनकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा बराबर होती है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। द टू एस्पेक्ट्स आर डिस्टिंग्विश्ड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। द अकाउंट इज कैपेबल of receiving and giving the value. When an account receives the value or benefit is debited, and when it gives the value or benefit is credited. As every transaction affects at least two accounts, one account receive a benefit to certain value and another account would give the benefit to the same value, ठीक है। तो वही बात बोल रहा डबल एंट्री सिस्टम वाली, कि एक अकाउंट को क्या है, जो डेबिट, मिनिमम 2 अकाउंट तो होंगे ही होंगे, और एक अकाउंट जिसको डेबिट किया जाता है उसी सेम वैल्यू से दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। और इस एग्जांपल के लिए हम बोल देते हैं कि मैंने 5,000 रुपए नितिन को दिए, ठीक है। नितिन को 5,000 रुपए दिए, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? जैसे अब इसमें क्या, कैश हमारी जा रही है, हमने कैश में पे किया, तो नितिन अकाउंट डेबिट,
नितिन का अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि नितिन को हमने दिए, नितिन का है पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का जब भी कैश जाती है तो इसको डेबिट करते हैं। ये भी हम आगे अभी देखेंगे जस्ट, ठीक है। नितिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रही है तो कैश को डेबिट करते हैं। और कैश अकाउंट हमारा क्या होगा? रियल अकाउंट। रियल भी कौन सा? टेंजिबल रियल अकाउंट। तो इसमें 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। अब यही बोल रहा था, ये यहाँ पे यही बात बोल रहा था कि हम सेम वैल्यू से उसको डबल एंट्री में एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं कि अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है, सिंपल से ही है कि डेबिट कर, बस ये ही इसका फंडा है। जो डेबिट, जो रिसीव कर रहा है, मान लो मैंने किसी को दिया पैसा, जैसे पिछले सवाल में मैंने नितिन को पैसा दिया, तो नितिन क्या हुआ? नितिन हुआ रिसीवर, रिसीवर। और गिवर कौन हुआ? गिवर हुआ मैं, मेरा नाम है जैसे राम, तो राम कौन है? मैं, तो मैं हुआ गिवर, ठीक है। द डेबिट द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीव द मनी, who receive something, and credit the account of person who gives something, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, एग्जाम्पल के लिए बोला, आपने पंकज से कोई सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर गुड्स एंड पंकज अकाउंट, ठीक है। लेटर अकाउंट्स इज पर्सनल अकाउंट, सिंस पंकज इज ए गिवर ऑफ द ट्रांजेक्शन, his account is credited. Similarly, if cash is paid to Pankaj account will be debited since he is the receiver of this. The account of the person is debited with any benefit that such person receive as credited with the benefit of such some impart. छोड़ो इसको, मैं बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि पंकज जो है उसने पैसा उधार पे दिया, इफ मतलब मैंने पंकज से माल परचेज किया, ठीक है। अब माल परचेज किया, देखे, इफ यू परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो पंकज से मैंने माल परचेज किया, तो इसमें कौन है? पंकज, एक पार्टी कौन है? पंकज। एक क्या खरीदा मैंने? गुड्स, ठीक है, मतलब परचेज किया। अब इसमें क्या होगा कि मैं, पंकज ने मेरे को माल दिया है, तो पंकज क्या बेनिफिट दे रहा मेरे को, ठीक है, तो पंकज को क्रेडिट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब मैंने क्रेडिट पे लिया ना उससे, ठीक है, टू पंकज, पंकज अकाउंट। अब मैंने पंकज का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। मान लो मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, अब ये हो गया। अब मान लो फ्यूचर में चल के कि मेरे को पंकज का पैसा ड्यू होगा और मेरे को पंकज को पे करना है, तो मैं क्या करूंगा कि पंकज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मेरे कैश में पैसा दिया पंकज को, तो मैं 1000 पे 1000 रुपए इसको पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो दो ट्रांजैक्शन, दो एंट्रीज होंगी, ठीक है। जब मैंने माल उधार पे खरीदा, मान लो मैंने 1 जनवरी को माल खरीदा था पंकज से, और मैंने 15 जनवरी को उसको पेमेंट करी, ठीक है, तो 1 जनवरी को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन, ये एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, क्योंकि पंकज को मैंने क्रेडिट कर दिया, 1000 रुपए का उसने सामान दिया था। अब पंकज को मैं पैसा दे रहा हूं, तो पंकज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मेरा कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश जब हमको मिलेगा तब वो हमेशा डेबिट होगा, ठीक है, और कैश जब हमसे जाएगा तब हमेशा क्रेडिट होगा। ये एक थंब रूल है जिसको याद कर लो आप, ठीक है। तो ये एंट्री समझ आई कि पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, एंड जब पेमेंट करा तो पंकज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अब देखते हैं रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डेबिट द अकाउंट ऑफ द थिंग that comes in and credit the account of the thing that goes out. For example, where furniture is purchased on for cash, furniture account is debited while cash account is credited, ठीक है। अब ये आपको मैं कैश का अभी वेल एग्जांपल दे के यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बोल रहा है कि फर्नीचर खरीदा मैंने, फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा? कैश से खरीदा, ठीक है। अब खरीदा तो मतलब कैश हमारी जारी है, ठीक है। अब फर्नीचर की हमारी एसेट्स, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अपनी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो हमेशा डेबिट होगी, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कुछ भी एक्स्ट्रा जेड अमाउंट में, कितने भी अमाउंट में खरीदा हुआ, तो यही है रियल अकाउंट के अंदर हम यही करेंगे। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में करें, ठीक है। अब मानो कि ये ना होके ये बोला था कि हमने फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
फर्नीचर तो फिर भी आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मान लो उस फर्म का नाम था गायत्री लिमिटेड, तो गायत्री लिमिटेड, तो उससे गायत्री लिमिटेड से हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा, ठीक है। अब हमने जब उधार पे खरीदा, अब इसको पेमेंट भी करेंगे कभी फ्यूचर में, तब हम क्या कर देंगे, गायत्री लिमिटेड का अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश कर देंगे जब हम फ्यूचर में इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन होती है दो। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सिंपल सी बात है कि जितने भी खर्चे हैं वो हमको डेबिट करने हैं और जितनी भी इनकम उसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू पे सैलरी टू योर क्लर्क, the two accounts involved in the salary account and cash account. Salary account in the nominal account and salary paid in expenses of the business, and therefore these accounts will be debited. Similarly, if interest is received, interest account will be credited and since interest as an income. ठीक है। अब क्या बोल रहा जी, अगर हमने सैलरी पे करी हमारे क्लर्क को, ठीक है, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्लर्क को पैसा दिया तो कैश में दिया, ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू हो इसकी, तो अब सैलरी अकाउंट हमारा क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट। अब मान लो 10 क्लर्क को दी तो भी हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब मान लो हमारे 4 क्लर्क थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, एक का नाम था सी, एक का नाम था डी। अब हम इसमें तो सैलरी इनका टोटल ही है, जैसे इनकी तो 5000 सैलरी थी, इसकी 2000 थी, इसकी 10,000 थी, तो सी थोड़ा ज्यादा काम करता था, ठीक है, इसकी 8000 थी। टोटल सैलरी कितनी, 18, 20, 25,000, ठीक है, टोटल सैलरी 25,000। अब हम यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, 25,000 से और 25,000 से, ठीक है। अब हम देखो सैलरी अकाउंट के अंदर क्या हो रहा था वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्रेडिट और डेबिट दो ही उसके बनाऊंगा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, वो इसमें पूरे फॉर्मेट में डेट और वो नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अब देखो पूरा पीछे का गेम क्या होता है, जब इन सब की ए और बी सी डी की सैलरी ड्यू हुई, ठीक है, तब हम इसमें क्या एंट्री करते थे कि ए अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। जैसे ये हमारा सैलरी अकाउंट है, ये है सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन मैंने करी ना, ये उनको लास्ट पेमेंट करने की करी है, लेकिन ये जो मैं अभी जो कर रहा हूँ, ये ए अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये मैं सैलरी अकाउंट के अंदर इनकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने कर रहा हूँ कि इनकी जब सैलरी, मान लो कि इनकी सैलरी 1 तारीख को ड्यू होती है, ठीक है, मान लो 1 जनवरी को इनको मैं सैलरी देता हूँ, 1 जनवरी को इनकी ड्यू हो जाती है, मतलब 1 जनवरी को देनी चालू हो जाती है, और मैं इनको पे करता हूँ 31 जनवरी को, मतलब महीने के लास्ट में, ठीक है। अब मैं ये जो एंट्री कर रहा हूँ ना, ए अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये 1 जनवरी की एंट्री है, ठीक है। अब मान लो ए की सैलरी कितनी है, 5000, तो मैंने यहाँ पे क्या एंट्री करी, ए अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, बाय ए अकाउंट, ये लिखूंगा ना, बाय ए अकाउंट, ठीक है। तो इसमें पोस्टिंग कितनी हुई, 5000 रुपए की, यहाँ भी 5000। अब बी की सैलरी कितनी है, अब ये सेम एंट्री में 1 तारीख को कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दूंगा बी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बी की सैलरी कितनी है, बाय बी अकाउंट, बी की सैलरी होगी 2000। ऐसे ही सी की सैलरी, सी अकाउंट 10,000 और बाय डी अकाउंट, डी की सैलरी कितनी 8000, ठीक है। तो ये हो गया 25,000, ठीक है। ये सब मैंने कब किया, 1 जनवरी को, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा डेट बना के, 1 जनवरी, ये डेट का कॉलम, ठीक है। अब ये तो सब मैंने कर दिया 1 जनवरी को। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि मैंने सैलरी कब पे की को, ये डेट का कॉलम बना ही देता हूँ, 30 जनवरी, ठीक है। अब 31 जनवरी, सॉरी 31 जनवरी को मैंने कितनी सैलरी पे करी, यहाँ पे 25,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो गया, अब ये डेबिट सैलरी अकाउंट के अंदर तो डेबिट साइड में जाएगा ना ये, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट कितना कर देंगे, 25,000। तो यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस हो जाएगा 25,000। तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारा खाता हुआ ना, इसको हम बोल देंगे नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या किया, क्लब कर दिया सबको कि मैंने को सैलरी तो सभी को देनी है ना। तो इस तरह से हम इनको नॉमिनल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं,
ठीक है, तो ये यही यहाँ पे पूरी कहानी इसने बोली है कि सैलरी अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, सैलरी इज पेड इज एन एक्सपेंसिस एंड बिजनेस देयरफॉर दिस अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, तो दिस अकाउंट इज डेबिटेड, यहाँ पे मैंने अकाउंट डेबिट किया। ठीक है, सिमिलरली इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब जैसे मेरे को 4 सोर्स अलग अलग सोर्स से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं उसको क्रेडिट करता रहूंगा। ठीक है, और जैसे ही मेरे को कैश मिल जाएगा फ्यूचर के अंदर, उसका मतलब इंटरेस्ट ड्यू तो जब से होगा तब से मैं क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन जब मेरे को कैश मिल जाएगा तो ट्रांजेक्शन क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश आ रहा है टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, बाई कैश कर दूंगा, तो बाई कैश से वो एंट्री स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस समरी में क्या देखा, अब देखो ये जो जितना भी हमें समझ है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट वो हमने देख लिया। फिर हम देखा कि उन सभी अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है, क्रेडिट डेबिट क्या करते हैं, तो वो देख लिया। अब ये उसकी समरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब नॉमिनल के अंदर डेबिट क्या करेंगे, जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर उसको क्रेडिट करेंगे। जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट होना चाहिए, जो ले रहा है उसको डेबिट होना चाहिए। समझ आया। उसके बाद रियल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, डेबिट उसको करेंगे, व्हाट्स कम्स इन व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे और कम्स इन को क्रेडिट कर देंगे। इसका भी एमसीक्यू बनता है, इसका भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में अंदर पूछ सकता है। फिर नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या है, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस उसको क्रेडिट डेबिट करेंगे और जो इनकम और गेन है उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है। अब हम थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू चलेंगे और एग्जांपल के साथ समझेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया। सपोज ए फर्म बोरो 10,000 रुपए एट 12% इंटरेस्ट रेट, एट द एंड ऑफ ईयर 1200 विल बी पेबल बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड द एंट्री विल बी डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। ठीक है, अब वही बोल रहे कि अगर वो एक्चुअली पेड कर दिया जाए तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश हम दे रहे हैं। हाउएवर, हालांकि सपोज कैश हैज नॉट येट बीन पेड, ठीक है, इवन देन an entry will be made to record that amount payable to the lender has increased by amount of interest. The entry will be and debit the interest account and credit the lender. When later on the amount of interest is paid in cash, cash will be credited. Since the balance of cash is reduced and the lender account will be debited, since the amount owing to him is also reduced. देखो इसको, ये क्या बोल रहा था कि इसने 10,000 रुपया लिया था 12% पर एनम से, जिसका ब्याज आता था 1200 रुपया उसको। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो बोला कि 1200 रुपये, इफ द इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड द एंट्री विल बी डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। ठीक है, यहां तक देखना भी, ये क्या बोल रहा है, अगर उसको एक्चुअली पे कर देता तो वो क्या करता, देखो 1200 को इंटरेस्ट पे करना है, अब पे करना है तो कैसे पे करेंगे, हम कैश में पे करेंगे। कैश क्या होगा, कैश हमारा बिजनेस से निकलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। ठीक है, अब इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कर देते अपने 1200 रुपए और 1200 रुपए। ठीक है, तो यहां पे उसकी बात ही खत्म हो जाती। लेकिन इसने क्या बोला, हाउएवर सपोज कैश हैज नॉट बीन येट बीन पेड, इवन देन एन एंट्री विल बी मेड टू रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ पेबल टू द लेंडर हैज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसने क्या कर दिया, एक एंट्री डाल दी कि इंटरेस्ट जो है कि हमारा भी इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करके रख दिया कि भाई ये पेमेंट हम देंगे इसको फ्यूचर में। द एंट्री विल बी डेबिट द इंटरेस्ट अकाउंट एंड क्रेडिट द लेंडर। ठीक है, अब लेंडर मान लो कि एक लेंडर था हमारा राम, राम ने हमको पैसा दिया था। ठीक है, अब इसने क्या किया जी, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट टू राम कर दिया 1200 और 1200। ठीक है, और जब हम राम को पेमेंट कर देंगे तब क्या करेंगे हम, अभी देखो ये राम का अकाउंट सिर्फ क्रेडिट करके रखा है उन्होंने। ठीक है, लेकिन जब राम को पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अब कैश दे दिया उसको, कैश अकाउंट 1200 और 1200। जब पेमेंट कर दी तो बात यहां खत्म हो जाती है, और जब पेमेंट नहीं किया तो हम उसको
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करके राम को क्रेडिट करेंगे, फिर जब पेमेंट कर रहे हैं तो राम का अकाउंट डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे। देखो यहाँ पे यही बोला, however suppose the cash has not been paid, even the entry will be made to record that the amount payable to the lender has increased by the amount of interest। ठीक है, तो अमाउंट पेबल जब इसको डाल के तो हमने बता दिया कि राम हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, कि राम को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया तो राम हमारा क्रेडिटर हो गया बिजनेस के अंदर, वो हमसे बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर के अंदर 1200 रुपए हमसे मांगेगा। ठीक है, द एंट्री विल बी डेबिट द इंटरेस्ट अकाउंट एंड क्रेडिट द लेंडर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करके लेंडर कौन है, राम को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, व्हेन लेटर ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, कैश विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो कैश विल बी क्रेडिटेड सिंस द बैलेंस ऑफ कैश रिड्यूस्ड एंड द लेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड सिंस द अमाउंट ओइंग टू हिम इज आल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही हमने उसको इंटरेस्ट पे कर दिया, मतलब कैश के अंदर पेमेंट कर दी, तो होगा क्या जी, हमारी जो क्रेडिटर था कौन, राम, 1200 से हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको कैश पे पेमेंट कर दिया, और जो हमारी लायबिलिटी थी कि उसको लोन पे करना है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और इधर एसेट साइड में क्या होगा, हमारा कैश कम हो जाएगा 1200, क्योंकि हमने 1200 रुपए पे कर दिया। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। प्रणब गिव्स ए लोन ऑफ 500 टू नंदा। ठीक है, अब देखो प्रणब की बुक्स के अंदर हम क्या करेंगे एंट्री, नंदा रिसीव द बेनिफिट बाय कैश, देयरफॉर नंदा अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ नंदा गेट्स बेनिफिट फॉर Pranab is a giver of the benefits, therefore account of Pranab is credited। ठीक है, तो ये छोड़ दो, आप जो भी ये थ्योरी है मैं आपको बताता हूँ। इन द बुक्स ऑफ प्रणब के बुक्स में क्या करेंगे हम, प्रणब गिव्स ए लोन ऑफ 500 टू नंदा, तो प्रणब ने 500 रुपए दिए नंदा को। ठीक है, तो प्रणब ने क्या दिया, कैश दी तो मतलब कैश कम हो रही है, कैश कम हो रही है तो उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सी बात। तो प्रणब क्या करेगा, नंदा अकाउंट डेबिट। अब नंदा अकाउंट डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि नंदा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का मैंने पीछे आपको रूल बताया था, अगर पर्सनल अकाउंट को हम पैसा दे रहे हैं तो उसका अकाउंट में से डेबिट होगा। ठीक है, नंदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी प्रणव की बुक में। अब नंदा क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स के अंदर, नंदा अकाउंट डेबिट, नंदा की बुक्स के अंदर क्या होगा, नंदा अपनी बुक्स के अंदर लिखेगा, क्योंकि नंदा को पैसा मिला है तो नंदा क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको कैश आया, टू प्रणव अकाउंट, किससे आया, प्रणव से, तो वो 500 रुपए की एंट्री यहाँ पे कर देगा। तो प्रणव को कर देगा क्रेडिट और यहाँ पे नंदा को कर देगा डेबिट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरद सेल्स गुड्स टू विलास फॉर 5000। ठीक है, शरद ने विलास को 5000 रुपए का सामान बेचा। इन द बुक्स ऑफ शरद विलास रिसीव द बेनिफिट, his account is debited, and the books of विलास शरद gives the benefit, शरद अकाउंट इज क्रेडिटेड। बस वही बात बोल रहा है कि भाई शरद ने विलास को सामान बेचा, तो शरद की बुक्स के अंदर देखो, किसने सामान बेचा, शरद ने, तो शरद ने विलास को दिया, तो विलास को करेंगे डेबिट, विलास अकाउंट डेबिट, क्योंकि विलास से हमको पैसा लेना है। ठीक है, तो विलास अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, और विलास के बुक्स के अंदर क्या होगा जी, विलास ने सामान किसे लिया, शरद से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शरद अकाउंट। ठीक है, तो यही बोल रहे वो, ये सभी क्या है, 5000 की एंट्रीज है, 5000 5000 5000 और 5000। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ शरद विलास रिसीव द बेनिफिट, विलास को बेनिफिट मिला, तो इन हिज अकाउंट इज डेबिट, क्योंकि शरद तो उसको माल बेच रहा है ना, तो शरद को तो विलास से पैसा लेना है, तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक, और शरद और इसकी विलास की बुक्स के अंदर क्या, शरद गिव्स द बेनिफिट, तो शरद अकाउंट इज क्रेडिट, तो शरद अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जयवंत परचेज द फर्नीचर वर्थ 5000 इन कैश। अब भाई जयवंत करके कोई आदमी है, उसने 5000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब देखो फर्नीचर खरीदा तो अपनी क्या एसेट्स आ रही है, तो उसको करेंगे हम डेबिट, और खरीदा किसमें, कैश में, तो कैश क्या, कैश हमारा बाहर जा रहा है, तो कैश अगर बाहर जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 5,000 रुपये और 5,000 रुपये इन द बुक्स, ये जवंत की बुक के अंदर हमने एंट्री कर दी। द अकाउंट इफेक्ट्स आर फर्नीचर एंड कैश, फर्नीचर कम्स इन एंड द फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश गोज आउट एंड द कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये रियल अकाउंट का एग्जांपल है, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये फर्नीचर क्या है? हमारा रियल अकाउंट है जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल अकाउंट, ठीक है। तो उसमें जब टेंजिबल एसेट्स हमारी बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते थे। तो ये पूरा वही रूल जो हमने पढ़ा है, हम उसी के अभी एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रसाद परचेज गुड्स वर्थ 5,000 फ्रॉम राम। अब प्रसाद नाम का आदमी है भाई, उसने कुछ गुड्स खरीदे राम से, कितने में? 5,000 रुपए में। अब प्रसाद की बुक्स में देख लो पहले, प्रसाद क्या करेगा जी, राम से इसने गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो खरीदे किससे? राम से। और राम कौन है? देने वाला, ठीक है। तो राम को हम कर देंगे क्रेडिट, जो ऊपर लिखते हैं वो डेबिट होता है, जो नीचे लिखते हैं क्रेडिट लिखते हैं। आई होप कि आपको इतना तो अभी तक समझ आई होगा, ठीक है। 5,000 एंड 5,000। अब भाई राम की बुक्स में अंदर क्या एंट्री करेंगे हम? ये राम की बुक्स है, इसमें क्या करेंगे जी, इसने क्या किया, राम ने सेल किया 5,000 रुपए का पर्णव को, ठीक है, सॉरी प्रसाद को। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 5,000 और 5,000, सिंपल। गुड्स कम इन, ये प्रसाद की बुक्स में है, गुड्स अकाउंट इज द रियल अकाउंट, ठीक है, तो रियल अकाउंट है, देयरफॉर गुड्स अकाउंट इज डेबिटेड, गुड्स मतलब परचेज, तो गुड्स अकाउंट डेबिटेड हुआ। राम गिव द बेनिफिट टू द गुड्स, तो राम उसको माल बेच रहा है, तो राम बेनिफिट कर रहा है, तो राम अकाउंट, राम इज अ पर्सनल अकाउंट, देयरफॉर राम अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो राम का अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन मतलब इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको वैसे ही बता दी कि राम ये एंट्री करेगा अपने बुक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश रिसीव 5,000 फ्रॉम रमेश। सिंपल सा कि भाई सुरेश को 5,000 रुपए रमेश से मिले, कैसे मिलेंगे? कैश में मिलेंगे ना, ठीक है। तो मिले किसको? सुरेश को, किससे? रमेश से। तो पहले हम देखते हैं सुरेश की बुक्स के अंदर, सुरेश बुक्स, इसको मिला कैश, कैश मिला तो कैश आ रहा है, तो कैश कर देंगे हम डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिले? रमेश से, रमेश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रमेश प्रोवाइड करवा रहा है, तो रमेश क्या बेनिफिट देने वाला, और सुरेश को मिल रहे हैं 5,000 रुपए, तो उसको 5,000 कर दिया। अब जी रमेश क्या करेगा, तो रमेश की बुक्स में देख लो, रमेश बुक्स, रमेश दे रहा कैश किसको? सुरेश को, और रमेश की कैश कम हो रही है, तो रमेश अपनी बुक्स में कैश को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा ना, कैश कम हो रहा तो क्या देगी? सुरेश, सॉरी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 5,000 और 5,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए ट्रेडर पे 1,500 रुपीज टू मैनेजर एज सैलरी। अब भाई मैनेजर को सैलरी पे की है इसने, ठीक है। अब सैलरी कैसे पे करी होगी? कैश के अंदर, ठीक है। तो भाई ट्रेडर की बुक्स के अंदर देख लो, ट्रेडर्स बुक्स, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इसमें क्या जी, कैश गोज आउट, कैश इज द रियल अकाउंट, ठीक है, देयरफॉर कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश की अकाउंट क्रेडिट, सैलरी इज एक्सपेंसिव और नॉमिनल अकाउंट है, देन सैलरी इज डेबिटेड, ठीक है। अब सैलरी क्या था? हमारा खर्चा, और खर्चा के जब अब नॉमिनल की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर खर्चा आपका हो रहा है तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्लस और कैश अपना जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तभी हम लोगों ने ये रूल पढ़े कि नॉमिनल को क्रेडिट डेबिट कैसे करते हैं, रियल अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कैसे करते हैं, ये सब हम एग्जांपल के द्वारा आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,500 रुपए और ये 1,500 रुपए, ठीक है। अब आगे चल के अपने और ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे ना, तो आपको और क्लियर होता रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, रमनिक लाल पे रेंट 500 रुपीज टू द प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है। अब इसने भाई रेंट पे किया रमनिक लाल भाई ने, ठीक है, 500 रुपए प्रॉपर्टी ओनर को। अब इन द बुक्स और रमनिक लाल, यार ये कितना डिफिकल्ट नाम है, राम ही लिख रहा हूं उसको, ठीक है। 500 रुपए का प्रॉपर्टी ओनर को रेंट पे किया, कैसे किया? कैश के अंदर, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 500 500, ओके।
अब इस कैश गोज आउट, कैश इज ए रियल अकाउंट, देयरफॉर कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, हेंस रेंट अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है कि भाई रेंट जो है अपना नॉमिनल अकाउंट है, अब खर्चा हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये हमारा है रियल अकाउंट, और ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट। ओके, इन द बुक्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनर, अब प्रॉपर्टी ओनर की भी बुक्स में देख लो भाई, उसको कैश आ रहा है, कितना आ रहा है कैश, 5,000 रुपये, 500 किसका, टू रेंट, उसको रेंट मिल रहा है, तो रेंट अकाउंट, वो अपना रेंट अकाउंट क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो कैश कम्स इन, तो कैश इज रियल अकाउंट, हेंस कैश अकाउंट इज डेबिटेड। अब कैश उसको आ रहा है तो उसको डेबिट करेगा। रेंट इज इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ओनर, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड हेंस द रेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब भाई प्रॉपर्टी ओनर के लिए तो ये देखो, पीओ मतलब प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ओनर के लिए रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब उसकी इनकम है तो इनकम अकाउंट उसने क्रेडिट किया, और कैश अकाउंट उसने डेबिट किया, क्योंकि कैश इसकी रियल अकाउंट है। ये रियल अकाउंट हो गया, ये इसका नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। देखो अब मेरे को यहां तक तो आपको लगता है, मेरे को लगता है कि अब आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट कैटेगरीज क्या क्या होती है, और इसमें डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को तो मैं अभी यहाँ पे अंत कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोगों ने 2 पार्ट में ये वीडियो देख ली है। ये एक फर्स्ट पार्ट था, और ये थर्ड और फोर्थ हमने सेकंड पार्ट में देखा। अब हम ये जो होपफुली हम ये तीनों चीजें थर्ड पार्ट में पूरी कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, देखो ये है कैश बुक, क्या होता है हमारा कैश बुक के टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ कैश बुक, ठीक है। जर्नल एंट्रीज क्या रहती हैं वो हमने पहले देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा और उसको विस्तार में देखेंगे। फिर इस एग्जाम के अंदर एमसीक्यू कैसे बनते हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो थोड़ा पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी जेईई की तैयारी करे उसके साथ शेयर कीजिए।